Hello students, our today's topic is verb. Okay, so let's start with its meaning. Verbs describe what a person or thing does or what is happening. Verbs are words that give the idea of action, of doing something. For example, words like run, fight, do and work all convey action, but some verbs do not give the idea of action, they give idea of existence, of state, of being. For example, verbs like be, exist, seem and belong all convey state. Let's talk about the examples. Example of action is Jake plays football. It is an action. Example of state is Jake seems angry. It is example of state. Verb of state. Now let's explain it. So students, verbs क्या हैं? Verb is action. ठीक है, किसी भी काम को आप कह सकते हैं कि किसी भी काम जिसको आप करते हो, काम कैसे हो गया, आप अभी पढ़ रहे हैं वो भी एक काम है, आप खेल रहे हैं वो भी एक काम है, आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं वो भी एक काम है. ये सारे वर्ब्स ऑफ एक्शन हैं. और एक वर्ब ऑफ स्टेट होता है. वो वर्ब ऑफ स्टेट क्या है? किसी का होना, किसी चीज़ का होना. अब हम सन की एग्जांपल लेते हैं. द सन शाइन्स. शाइन करना सन का एक एक्शन है. सन शाइन कर रहा है, ये वर्ब ऑफ एक्शन है, शाइनिंग. द सन एग्जिस्ट्स. सन है, सबको पता है सन है. सन एग्जिस्ट कर रहा है. ये एग्जिस्टिंग जो है ये एक वर्ब ऑफ स्टेट है. ठीक है. और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे वर्ब ऑफ एक्शन की. जेक प्लेज फुटबॉल. जेक एक लड़का है जो फुटबॉल प्ले कर रहा है, खेल रहा है. यहाँ पे खेलना एक एक्शन है, वर्ब है. ठीक है, वर्ब ऑफ एक्शन है. अब हम स्टेट की बात करते हैं, वर्ब ऑफ स्टेट की. उसमें जेक सीम्स एंग्री. जेक गुस्से में लग रहा है. सीम्स मीन्स लग रहा है. यहाँ जो लग रहा है वो एक स्टेट है. ठीक है, ये वर्ब ऑफ स्टेट हो गया. ओके, तो अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं. फर्स्ट टाइप इज हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनको हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. ये वर्ब जो हैं ये किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करने के लिए उसके साथ में यूज़ किए जाते हैं. अकेले इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता. ठीक है, अब हम कहेंगे इनको यूज़ क्यों किया जाता है. इनको इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाए, मतलब ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है परफेक्ट हो जाए. इनकी एग्जांपल हम लेते हैं. पीपल मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. लोगों को चैरिटी में दान करना चाहिए, किसी की भलाई के लिए दान करना चाहिए. ये हम थोड़ा सा इसको जोर देकर कह रहे हैं एक सेंटेंस को, मतलब किसी पे अप्लाई कर रहे हैं. पीपल मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. अगर हम मस्ट को यहाँ से रिमूव करते हैं तो देखिए हमारे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा. ये हमारा सेंटेंस है, पीपल मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. तो हम इस मस्ट को यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पीपल स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा. ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. पीपल स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. हमें तो ये नहीं समझ आ रहा, कोई किसी स्पीच में किसी को ऑर्डर दे रहा है, क्या कह रहा है. ठीक है, पीपल स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. लोगों जाओ स्टार्ट करो चैरिटी में. ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा. और अगर हम मस्ट लगाते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है. पीपल मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी. इसमें हम किसी को अपनी थॉट को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दान करना चाहिए, किसी की भलाई के लिए चैरिटी में डोनेट करना चाहिए. अब इसके साथ में हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स क्या होते हैं? इनको किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं, किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. ये अपने आप में ही हमें
सब कुछ बता देते हैं जो ये कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, तो अब दूसरी टाइप पढ़ेंगे हम, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन which must have an object to complete its meaning and to receive the action expressed। अब ट्रांजिटिव जो वर्ब है ये एक ऐसा वर्ब है जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जॉन किक्ड द बॉल, यहाँ पे हमें किक्ड जो है हमारा वर्ब है, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस जस्ट जॉन किक्ड तक होता और द बॉल नहीं होता, ओके, जॉन किक्ड, तो हमारा सेंटेंस उतना मीनिंगफुल नहीं रह जाता। जॉन किक्ड, जॉन ने किक किया, अब किस चीज़ को किक किया हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हमें अपने इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट मीन्स किस चीज़ के साथ इसने एक्शन किया। अब हमारा वर्ब एक्शन तो है ही, वर्ब्स, ऑल वर्ब्स आर एक्शंस, ठीक है। अब किस चीज़ को किक किया वो हमें पता नहीं है, तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हमारे सेंटेंस से, जो कि है जॉन किक्ड। अब अगर हम जॉन किक्ड के आगे हम इसका ऑब्जेक्ट इसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, जॉन किक्ड द बॉल। अब ये हमारा सेंटेंस है जॉन किक्ड द बॉल, और हमारा इसमें जो वर्ब था वो किक्ड था, तो वर्ब को अब अपना ऑब्जेक्ट मिल गया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन which is complete in itself or which is completed by other words without requiring an object। अब देखिए, ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमारा जो वर्ब है अकेले ही काम करेगा। एग्जाम्पल है जॉन टॉक्ड विद राम, ये भी हो सकता था, हमें ऑब्जेक्ट अगर मिल जाता तो भी चलता, बट इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, जॉन अकेले भी तो बात कर सकता है ना, इसीलिए जॉन टॉक्ड, जॉन बात कर रहा था। अब हमारा जो था फर्स्ट जॉन, ये ट्रांजिटिव वाला, इसमें आप देखिए ट्रांजिटिव में था जॉन किक्ड द बॉल, यहाँ पे हमारे पास बॉल था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास जॉन टॉक्ड के आगे कुछ नहीं है। जॉन टॉक्ड विद राम, जॉन टॉक्ड विद एनीबॉडी, किसी का नाम नहीं है, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि जॉन टॉक्ड एक ऐसा वर्ड है, टॉक्ड एक ऐसा वर्ब है, बात करना। बात तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जॉन किक्ड के आगे अगर हम द बॉल नहीं रखते तो जॉन किक्ड का कोई मीनिंग नहीं बनता। जॉन किक्ड, किसको किक किया, इसको ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना किक करने के लिए। टॉकिंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी टॉक कर सकते, अकेले भी टॉक कर सकते हैं, बट किक तो किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे ही ना। जॉन किक्ड द बॉल और जॉन किक्ड द वॉल और जॉन किक्ड समबॉडी, ओके। तो ट्रांजिटिव सेंटेंस और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में यही डिफरेंस है कि ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और इंट्रांजिटिव वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं, ओके। तो हमारा थर्ड टाइप है एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। The active voice is the normal voice that we speak in most of the time. In this voice, the object receives the action of the verb performed by the subject. For example, dog eat bones. अब एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स कैसे पढ़ेंगे हम? एक्टिव और पैसिव दो टाइप्स की वॉइसेस होती हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे राम की
पुस्तकें शाम ने उठाई, ये हमारी नॉर्मल एक्टिव वॉइस है। अगर इसी को हमने पैसिव वॉइस में बोलना है तो राम की पुस्तकें शाम ने उठाई को, राम की पुस्तकें शाम ने उठाई को हम एक्टिव वॉइस समझेंगे, ठीक है। वैसे ही डॉग ने बोन्स को ईट किया, ये एक एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है, ठीक है। इसमें ईट जो है एक्टिव वर्ब है, ओके। मतलब साधारण भाषा में, नॉर्मल भाषा में जैसे हम बोलते हैं उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। एग्जाम्पल डॉग्स ईट बोन्स, पहले आप इसे समझ लीजिए सिंपली। डॉग्स ईट बोन्स हमारी साधारण भाषा है, नॉर्मल लैंग्वेज है हमारी। डॉग ने क्या ईट किया? बोन्स को। अब इसी का पैसिव वॉइस अगर हमारा होगा तो वो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, नॉर्मल लाइफ में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। हमारा पैसिव वॉइस जो है वो इस सेंटेंस का बनेगा बोन्स आर ईटन बाय डॉग्स, बोन्स को डॉग्स ने खाया। The passive voice is less usual. In this voice, the subject receives the action of the verb being performed by the object. अब डिफरेंस देख लो, इसमें जो हमारी एक्टिव वॉइस है, इसमें in this voice the object receives the action of verb performed by the subject, और हमारी पैसिव वॉइस में the subject receives the action of verb being performed by object. डिफरेंस ये है कि इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव करेगा एक्शन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? जो एक्शन ऑफ वर्ब रिसीव करेगा, परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? डॉग। डॉग्स आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज बोन्स, ओके। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्शन ऑफ वर्ब रिसीव करेगा, सिंपल सा डिफरेंस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब and in active voice object receives the action of verb, okay। और एग्जांपल्स आपको पहले ही बता दी। एक्टिव वॉइस में एग्जांपल होगी डॉग्स ईट बोन्स, डॉग्स ईट बोन्स, डॉग्स ने बोन्स को खाया। पैसिव वॉइस के एग्जांपल बोन्स आर ईटन बाय डॉग्स, उसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट किया है, बोन्स आर ईटन बाय डॉग्स। बोन्स को खाया गया डॉग्स के द्वारा, ओके। सो आवर फोर्थ टाइप इज मॉडल वर्ब्स। दीज वर्ब्स टेल अस whether something is probable or about the skills of a noun, etc. There are 10 modal verbs in total and each have an important part in sentence formation. अब देखिए ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। These verbs tell us whether something is probable or about the skills of a noun, etc. और ये नंबर में कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। इनको आप लर्न कर लीजिएगा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड एंड ought to. These are underlined. You please learn this by heart, okay? Can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to. Once again I am repeating: can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to. So students, please note down these in your notebooks and learn these by heart. And now comes our fifth type, dynamic and static verbs.
These verbs denote an actual action or expression or process done by the subject. They mean an action which can be seen or physically felt, or the result of which is seen or physically felt by the object or an indirect object. So डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स जो हैं, इनमें से डायनेमिक वर्ब्स वो हैं वो जो किसी का एक्शन या एक्सप्रेशन डिनोट करते हैं, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स जो वर्ब है वो एक काम है, और सब्जेक्ट कौन है, जो उसको कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब्स क्या है, किसी काम करने वाले, मतलब किसी एक्शन करने वाले के द्वारा जो एक्शन किया गया है उसको डिनोट करते हैं। जो ऐसा एक्शन जो कि फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं, या जिस एक्शन को हम देख सकते हैं, या जिस एक्शन का रिजल्ट हम देख सकते हैं, वो है डायनेमिक वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी बाइज न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक। तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो वो क्या, शी क्या करती है, शी मीन्स एनी गर्ल, एनी फीमेल, वो क्या करती है, शी बाइज न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक, हर हफ्ते नए कपड़े खरीदती है। तो हमें दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है कि वो हर हफ्ते नए कपड़े खरीदती है। तो ये डायनेमिक एक्शन है, डायनेमिक वर्ब है। ओके, और दूसरा स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक में हम देखेंगे, these verbs refer to state of the subject or the situation of the subject. Stative verbs tell us about the state of mind of the subject or relation between the state and the subject. अब किसी के माइंड की जो बात है, किसी के माइंड से जो एक्शन हो रहा है, जैसे प्रेफर, शी प्रेफर स्ट्रॉबेरी जैम। प्रेफर मतलब उसका मन करता है, वो हमेशा यही प्रेफर करेगा, क्या, स्ट्रॉबेरी जैम। किसी की पसंद क्या है, वो हमें उसके एक्शन से, मतलब उसकी मेंटल सिचुएशन से पता चलेगी ना, उसकी पसंद क्या है। जैसे अगर छोटा बेबी है तो ही विल प्रेफर टॉय। ओके, तो अगर कोई एडल्ट है तो वो तो टॉय को प्रेफर नहीं करेगा। सपोज आप किसी को 2 ऑप्शन देते हो, आप टॉयज़ लेंगे या लैपटॉप लेंगे, तो अगर एक बहुत छोटा सा बेबी है वो टॉय प्रेफर करेगा, उसकी स्टेट ऑफ माइंड उसे क्या बताएगी, टॉय लेने को। और अगर कोई एडल्ट है तो वो टॉय को प्रेफर नहीं करेगा, वो एज़ कम्पेयर टू टॉय आपके लैपटॉप को प्रेफर करेगा। ओके, तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा, डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। ओके, तो अब इन नटशेल वर्ब क्या होता है, वर्ब इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और क्वेश्चन इन इंग्लिश। वर्ब जो है हमारे सेंटेंस का या किसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। इंग्लिश में हम इसे वर्ब कहते हैं, हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। ओके, और ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मतलब रियलिटी क्या है कि कोई भी सेंटेंस और कोई भी क्वेश्चन एक वर्ब के बिना नहीं होता। ओके, वर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसके बिना कोई भी सेंटेंस और कोई भी क्वेश्चन अधूरा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ब टेल अस द टाइप्स ऑफ द वर्ब्स, तो इसमें भी आपका एक वर्ब छुपा हुआ, टेल, आपको बताना है, बताने का काम करना है। दैट मीन्स वर्ब्स exist in every sentence. Okay, so students, our today's topic is completed, and keep practicing using the verbs, and if there are any doubts you can ask me. Okay.